शिक्षकों की जो कई कैटेगरी है, उनकी तमाम समस्याएं हैं, उन मुद्दों पर मैं लगातार काम कर। एक जो बड़ा वर्ग है वो नियोजित शिक्षकों का है हाई स्कूल में, तरह से एक वित्त रहित शिक्षकों का संवर्ग है जो हाई स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक है। नियोजन नियमावली आया। अब दुर्भाग्य ये है कि नियोजन संबंधी जो नीति सरकार ने बनाई वो पूरी तरह से एंटी टीचर से सभी शिक्षकों को वेतनमान मिलने लगेगा। तो हाई स्कूल से नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी की स्थिति में अगर बात करें तो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एक दमदार और साथ ही साथ एक जो शिक्षकों के दिल में बसते हैं, ऐसे प्रत्याशी हैं जो शिक्षकों के पास जाने से पहले शिक्षक ही इनके पास आ रहे हैं और वोट की अपील को लेकर भी जा रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजों में जा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉलेजों में जाके शिक्षकों से सीधा वार्तालाप कर रहे हैं। हम सीधा बात करेंगे कि किस मुद्दे को लेकर इस बार ये चुनाव में आए हुए हैं और आने वाले दिनों में अगर जीत कर आते हैं तो कौन कौन से मुद्दे में विशेष करके कार्य करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। टसन न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं प्रोफेसर रंजीत कुमार, राजनीति विज्ञान विभाग जेपी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूं और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें मेरी भी उम्मीदवारी है और दावेदारी है और इसी क्रम में लगातार मैं शिक्षकों के बीच जा रहा हूं और शिक्षकों की जो कई कैटेगरी है, उनकी तमाम समस्याएं हैं, उन मुद्दों पर मैं लगातार काम भी करता रहा हूं। उन समस्याओं से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं, वाबस्ता हूं, अवगत हूं और उनके लिए पिछले 3-4 साल से मैं लगातार जो उनकी समस्याएं हैं उनको सरकार तक पत्र के माध्यम से मैं पहुंचाता भी रहा हूं। क्योंकि शिक्षकों की कई कैटेगरी हैं और सरकार की जो नीति रही है कि शिक्षकों को फूट डालो और बांटो की राजनीति के तहत तो उन्होंने कई कैटेगरी बना दी है। तो शिक्षकों का एक जो बड़ा वर्ग है वो नियोजित शिक्षकों का है हाई स्कूल में, और फिर उसी तरह से एक वित्त रहित शिक्षकों का संवर्ग है जो हाई स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक है। तो दोनों संवर्ग के जो टीचर हैं, उसके अलावा भी आपको पता ही होगा कुछ अतिथि शिक्षकों की भी नियुक्ति हुई है जिनको कोई सुविधाएं हासिल नहीं है, कोई सुविधा मैसर नहीं है। तो जितने भी शिक्षकों की एक कैटेगरी है और उनकी जो अलग अलग समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं पर मैं लगातार सक्रिय रहा हूं। जैसे नियोजित शिक्षक हैं, 2006 में सभी अस्थायी पद समाप्त कर दिए गए डाइंग कैडर के तहत और उसके बाद नियोजन नियमावली आया। अब दुर्भाग्य ये है कि नियोजन संबंधी जो नीति सरकार ने बनाई वो पूरी तरह से एंटी टीचर है, शिक्षक विरोधी है। इसमें शिक्षकों के हक हकूक में कुछ भी नहीं है। 2006 से लेकर के समझ लीजिए 23 आ गया है, न वेतनमान है, न पेंशन है, न सेवांत लाभ है, न एसीपी है, न अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा है, न ग्रेच्युटी मिल रहा है। कुल मिलाकर करके बहुत ही दयनीय अवस्था है और सरकार केवल जो भी पार्टियां जो है विपक्ष में रहती हैं तो शिक्षकों के पक्ष में बात करती हैं, जो ही सत्ता में जाती है तो उसको भूल जाती हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि 17 साल तक जदयू और बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने कुछ शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब जदयू और आरजेडी की सरकार है तो हालात भी अब आज भी वही जस के तस है। सर अगर बात करें तो वित्त रहित की जब बात आती है तो वित्त रहित में बहुत सारे टीचर हैं। सरकारें जब चुनाव आती है तो उस समय बहुत सारे वादे करते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर स्थिति वही हो जाती है। कल एक रैली था, वहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। और विशेष करके अगर बात करें तो आपको इस बार शिक्षक क्यों वोट करें और आपका जो मुद्दा है, क्या आप जीतने के बाद भी ऐसे ही अग्रसर रहेंगे, शिक्षकों का आवाज बुलंद करते रहेंगे सदन में? चुनाव के मैदान में जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें मैं अकेला हूं जो लगातार शिक्षकों के मुद्दे पर निरंतर सक्रिय रहे हैं। अधिकांश प्रत्याशी चुनाव के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। मैं लगातार सक्रिय रहा हूं और शिक्षकों जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, वित्त रहित शिक्षक, उनकी तमाम समस्याओं को, चाहे वह अनुदान का मुद्दा हो, चाहे उनका वेतनमान का मुद्दा हो या उसके अन्य सुविधा देने का, सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर मैं लगातार सरकार को लिखता रहा और उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को पत्र के माध्यम से सरकार को पहुंचाता रहा हूं। दुर्भाग्य ये है कि सरकार की एक परोक्ष रूप से यह पॉलिसी हो गई है कि धीरे धीरे इन वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाए। सरकार अब अनुदान भी देना नहीं चाह रही है, इसीलिए
प्रत्येक पंचायत में मिडिल स्कूल को सीधे उत्क्रमित करके +2 विद्यालय बना दिया गया है। जहां एक भी शिक्षक नहीं है वहां +2 में एडमिशन हो रहा है, इंटर में एडमिशन हो रहा है, और वहां कोई टीचर नहीं है, नामांकन हो रहा है, वहां फिर परीक्षाएं हो रही है। जबकि वितरित शिक्षण संस्थान जहां भूमि है, भवन है, टीचर है, फर्नीचर है, सारी व्यवस्थाएं हैं, 5-5 एकड़ 10-10 एकड़ जमीन लोगों ने दान में दिया है, तो वहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद वहां पर कोई सुविधा नहीं है। शिक्षक जो पूरा अपना जो गोल्डन लाइफ है, जवानी, उसमें ऊर्जा अपना खपा दिया है, उसके बावजूद अब टीचर रिटायर कर रहे हैं, खाली हाथ घर जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इंटर कॉलेजों में और वितरित हाई स्कूल में 2014-15 के बाद अनुदान नहीं मिला है, मतलब 7 साल से अनुदान बकाया है। जो जेपी यूनिवर्सिटी है या 11 एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज है, वितरित 11 डिग्री कॉलेज है, यहाँ 2010 के बाद से ही कोई अनुदान नहीं मिला है, तो 12 साल से डिग्री कॉलेज का अनुदान बकाया है। इसके अलावे इन कोई सामाजिक उनको सुरक्षा नहीं है, ना पेंशन है, ना सेवांत लाभ है, लोग रिटायर कर रहे हैं, कुछ खाली हाथ घर जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर मैं लगातार सक्रिय हूं, उनकी समस्याओं को पत्र के माध्यम से मैं लगातार सरकार को अवगत कराता रहा हूं, और हमारी ये मांग रही है कि जो एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज है उनको घाटा अनुदान दिया जाए या उनका सरकारीकरण कर लिया जाए। उसी तरह जो वितरित इंटर कॉलेज है और या हाई स्कूल है उनको टेक ओवर करके सीधे सरकारीकरण कर लिया जाए। इससे सरकार को कई फायदे हैं। एक कि सरकार को बिना पैसा का भूमि, भवन, टीचर और फर्नीचर मिल जाएगा, और जो अभी टीचर काम कर रहे हैं वो जब रिटायर कर जाएंगे तो सरकार अपने तरीके से नई बहाली भी कर सकती है, और जो भी टीचर काम कर रहे हैं उनको एक सामाजिक आर्थिक सुरक्षा भी हासिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है सरकार की, जो अभी जो अनुदान वाली नीति है, क्योंकि बरसों से बकाया रहता है, इसलिए एक प्रकार से ये नीति फेल कर गया है, विफल हो चुका है। इसलिए सरकार को नए सिरे से ये निर्णय लेना चाहिए कि हाई स्कूल और इंटर जो वितरित है उनका सरकारीकरण कर लिया जाए, और जो डिग्री कॉलेज है वहां अनुदान के बदले घाटा अनुदान दिया जाए। और ऐसा जो है, मेरा मानना है कि मात्र 20% राशि जो अभी अनुदान के रूप में सरकार दे रही है, मात्र 20% राशि और दे दिया जाए तो आसानी से सभी शिक्षकों को वेतनमान मिलने लगेगा, हाई स्कूल से लेकर के एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज तक। तो केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। अब दुर्भाग्य ये है कि अभी तक जितने भी प्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने इस मुद्दे पर ईमानदारी से और गंभीरता से काम नहीं किया है, पर फलतः जो वितरित शिक्षण संस्थान है वो एक प्रकार से बंदी के कगार पर है। इसमें ईमानदारी से मेहनत करने की जरूरत है, और ये हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। यदि शिक्षकों ने वितरित शिक्षण संस्थानों का सहयोग हमको मिला, जिसकी पूरी संभावना है, मैं 5 जिला में लगभग अधिकांश शिक्षण संस्थानों का भ्रमण कर चुका हूं और शिक्षकों से रूबरू हुआ हूं। उनके मूड को देखने से, भापने से ये पता चलता है कुछ इस बार वो लोग मूड बनाए हैं हमको समर्थन देने का एक मुश्त, और हमारा भी हम भी ये वादा करते हैं कि हमको मौका मिला तो पूरी ईमानदारी से उनके मुद्दों पर सरकार से, सदन से संघर्ष करें, सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष करेंगे, उनके मुद्दों पर काम करेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। अगर दूसरा बात करें तो स्थानांतरण को लेकर भी बहुत सारे मुद्दे और बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन इस पे भी कुछ जजमेंट नहीं आ रहा, इस पे भी कुछ सरकार की तरफ से कुछ विशेष सहयोग नहीं मिल रहा है शिक्षकों को। तो आपके तरफ से कितना सहयोग आने वाले दिनों में, और इस मुद्दे को कितना आप आने वाले दिनों में उठाएंगे? देखिए, समस्याएं अनंत हैं। 2006 से जब से ये नियोजन लागू हुआ है, शिक्षकों की तमाम समस्याएं जस की तस हैं। एक भी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। सरकार ने महिलाओं और दिव्यांगों के लिए नियमावली जो 2020 में बनाया गया है उसमें अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा दी गई है, लेकिन वो भी आज तक एक्जीक्यूट नहीं हुआ है। पुरुष शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है। इस मुद्दे पर मैंने कई बार पत्र के माध्यम से सरकार से निवेदन किया है कि एक मौका सबको मिले, महिला पुरुष सबको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरण का मौका मिले, और जब सभी लोग अपने अपने जिला में स्थानांतरित होकर चले जाए तो जो रिक्त सीट बढ़ता है उस पर नई नियुक्ति हो, जैसे 7वां चरण की भी नियुक्ति होना है। इससे पहले सरकार को यह करना चाहिए
कि सभी शिक्षक जो दूसरे दूसरे जिला के हैं 200-200 300-300 किलोमीटर की दूरी से नौकरी कर रहे हैं, आधा उनका वेतन, एक तौर पर वेतन मिलता है, उसमें भी आधा उनका स्थापना खर्चा में चला जाता है और परिवार को छोड़ करके बाहर में रहते हैं, तमाम समस्याएं झेलते हैं। खास करके मैं चंपारण में गया था, तो चंपारण में शिक्षकों की ये सबसे पहली मांग है। वहां तो 50 से 60% शिक्षक दूसरे जिला के हैं और बहुत परेशानी झेल रहे हैं। तो मैंने तो कई बार निवेदन किया है कि भाई अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा सबको एक बार मिले, और एक बार जब स्थानांतरण हो जाए उसके बाद ही ये 7वां चरण की बहाली शुरू हो। इससे ये होगा कि उसका विवेक रेशनलाइजेशन हो जाएगा, जो जहां है वो आसानी से अपने अपने घर चल जाएंगे। दूसरा है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शिक्षकों को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, उन सुविधाओं से भी आज तक शिक्षक महरूम हैं। जैसे आपको जानकारी हो कि 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट वर्डिक्ट है, क्लियर कट आदेश है कि 5 साल तक नियमित रूप से, चाहे वो सरकारी सेवा में हो या प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, उनको ग्रेच्युटी का लाभ मिलना है नौकरी छोड़ते समय या रिटायरमेंट के समय। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये प्राइवेट कंपनी में लागू हो चुका है, लेकिन आज तक जो नियोजित टीचर है, जो जिनकी अस्थायी सेवा है 60 साल तक वो नौकरी करते हैं, उनको आज तक ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिला है। अब उसमें भी है कि भाई 10 लाख रुपया रिटायरमेंट के उसमें ग्रेच्युटी का मिलना है। अब दुर्भाग्य है कि नियोजित शिक्षक जो 2006 में 7 में 8 में ज्वाइन किए हैं वो अब रिटायर कर रहे हैं, उनको ना सेवांत लाभ है ना पेंशन है, तो खाली हाथ घर जा रहे हैं। तो कम से कम ग्रेच्युटी जो उनका हक बनता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एकदम नियम है, और किसी सरकार ने इसको चैलेंज भी नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक्सटेंड कर रहा है। तो कम से कम ये ग्रेच्युटी का यदि लाभ मिलता तो कम से कम 10 लाख रुपया लेके घर जाते। दुर्भाग्य है कि जो प्रतिनिधि आज तक रहे हैं या संघ संगठन है, उन्होंने कभी भी ईमानदारी से, गंभीरता से इन मुद्दों पर काम ही नहीं किया। ये हमारे एजेंडा में बहुत ऊपर है। इसके अलावे मैंने ये नई सरकार जब बनी है जदयू और आरजेडी की, तो 2 महीना के बाद ही मैंने एक सरकार को पत्र लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को, कि भाई जो ये हाई स्कूल और +2 के टीचर हैं, तो बिहार को छोड़कर देश के किसी भी प्रांत में ये शिक्षक पंचायती राज के अधीन नहीं है। इसलिए इन शिक्षकों को पंचायती राज से निकाल के सीधे शिक्षा विभाग के अधीन रखा जाए। जो ही ये शिक्षा विभाग के अधीन आएंगे, पूरा स्टेट का में इनका एक कैडर बन जाएगा। तो जो ही स्टेट कैडर बनेगा, उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा, और राज्यकर्मी का दर्जा मिलने से सरकारी कर्मचारियों को जो भी सुविधाएं हासिल है वो स्वतः इनको मिलने लगेगा। तो राज्यकर्मी का दर्जा दिलाना भी ये बहुत हमारी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है, और ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। अब दुर्भाग्य 2006 से लेकर 23 तक में मामूली राज्यकर्मी का दर्जा भी प्रतिनिधि नहीं दिला सके हैं। और जो तमाम तरह की बातें लोग कहते हैं कि भाई तो अपने बीच के वो रहे हैं लगातार 3 महत्वपूर्ण पदों पर, ठीक है अब स्वर्गवासी हो गए हैं। 3 लगातार माने प्रमुख पद है। माध्यमिक शिक्षक संघ के लगातार वो अध्यक्ष सेक्रेटरी रहे, 20 साल तक लगातार वो एमएलसी रहे, और एमएलसी होने के नाते और सरकार के प्रिय पात्र होने के नाते 14 साल तक लगातार निवेदन समिति के भी चेयरमैन रहे, जिनका काम है सरकार को शिक्षा मामले में सलाह देना। अब दुर्भाग्य है कि क्या सलाह दिए क्या नहीं, हासिल तो कुछ हुआ नहीं। मामूली राजकर्मी का दर्जा भी नहीं मिला। वेतनमान, पेंशन, सेवांत लाभ, एसीपी, अंतर जिला स्थानांतरण, सब तो दूर की कौड़ी है। इतना ही नहीं, 2020 में जो नई नियमावली है हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों के लिए, उसमें भी बड़ा भेदभाव किया गया है। प्राइमरी वाले को, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं या जो मिडिल स्कूल वाले हैं, उनकी सेवा नियमावली में 10 साल, 20 साल और 30 साल पर एसीपी का प्रावधान है। उनका वेतन उन्नयन होना है, और हाई स्कूल के नियमावली में इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। मैंने 10 साल, 20 साल और 30 साल पर जो एसीपी मिलना था, वेतन उन्नयन होना था, उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो कुल मिलाकर के हाई स्कूल और +2 के टीचर ठगे महसूस कर रहे हैं। जब मामूली आपको बात बता रहे हैं कि सारण जिला में जो हाई स्कूल के टीचर हैं, उनको मिडिल स्कूल के शिक्षकों से भी एक इंक्रीमेंट कम वेतन मिल रहा है। उसके अलावा एक सरकार का प्रोविजन है कि जो नगर क्षेत्र हैं उनसे 8 किलोमीटर के जो दायरे में है टीचर या विद्यालय है, वो नगर में जितना मिलता है एचआरए, उनको मिलना चाहिए 6%, लेकिन मिल रहा है 4%। तो इन सब मुद्दों पर भी मैंने कई पत्र लिखे हैं। ये सब भी हमारे एजेंडे में है, और नियोजित शिक्षकों का भी
पूरा भरपूर सहयोग और समर्थन मेरे साथ है। उनकी तमाम समस्याओं से मैं अवगत हूं और उन मुद्दों पर मैं लगातार काम भी कर रहा हूं, सक्रिय भी हूं। मेरे अलावा जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, या तो रिटायर्ड हैं, टायर्ड हैं, नहीं तो फिर टीचर ही नहीं है। तो जो रिटायर्ड हैं, टायर्ड हैं, जो खुद सेहतमंद नहीं है, उस दूसरे शिक्षकों की सेहत क्या सुधारेंगे? और जो टीचर ही नहीं है, उस शिक्षकों के दुख दर्द को, उनके मुद्दों को क्या समझेंगे और क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? आप डोर टू डोर कर रहे हैं, सभी शिक्षकों से मिल रहे हैं, अपार जन समर्थन क्या मिल रहा है? आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में वोटिंग होगा तो वोटिंग में आपको कितना अपार जन समर्थन मिलने जा रहा है? और इस चुनावी में कितने कैंडिडेट, आपके प्रतिद्वंदी में कितने कैंडिडेट हैं? अब कैंडिडेट कितने हैं ये तो नामांकन के समय पता चलेगा, लेकिन जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें कुछ तो पिछले चुनाव में जो 20 में चुनाव हुआ था उसमें भी मैदान में थे, तो कुछ तो जाने पहचाने हैं। लेकिन इस बार आधा दर्जन से ज्यादा कुछ नए प्रत्याशी भी हैं। फिर नामांकन के समय संख्या स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। लेकिन जितने भी प्रत्याशी भी मैदान में क्षेत्र में घूमते फिरते दिखाई पड़ रहे हैं, उनके बारे में मैंने पहले ही बताया कि या तो वो रिटायर्ड हैं, टायर्ड हैं, नहीं तो फिर टीचर ही नहीं है। तो मैं अकेला प्रत्याशी हूँ जो सर्विंग टीचर हूँ, अभी हमारी 9-10 साल सेवा है, और शिक्षकों के मुद्दों के प्रति मैं लगातार संवेदनशील हूँ, गंभीर हूँ, उनकी समस्याओं से मैं अवगत हूँ और मैं लगातार उनको मुद्दों को उठाता भी रहा हूँ। तो हमारा संघर्ष करने का एक इतिहास है। मैं संघर्ष में विश्वास करता हूँ, संघर्ष के लिए समर्पित आदमी हूँ, और शिक्षकों की जितनी समस्याएं हैं उसके लिए जुझारू, संघर्षशील, संवेदनशील प्रत्याशी की जरूरत है, जो उनके मुद्दे पे सड़क से सदन तक संघर्ष कर सके। मैं इस कसौटी पे खड़ा उतरता हूं और शिक्षकों से ये लगातार मैं गुजारिश भी कर रहा हूं कि ये तो हाफ टाइम का चुनाव है, 3 साल के लिए होना है, एक मौका हमको दीजिए, फिर हमारे कार्यों का आप मूल्यांकन करिए। यदि हम आपकी कसौटी पे खड़े उतरते हैं तो फिर आगे समर्थन दीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी लोग जमहूरियत में रोटी की तरह प्रतिनिधि को पलटते रहना चाहिए। तो फिर शिक्षक ये निर्णय करेंगे। लेकिन काम करने वाले के लिए 3 साल का समय भी कम नहीं होता है। मैं काम में विश्वास करता हूं और शिक्षकों ने मौका दिया कि उनके लिए मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी गंभीरता से सड़क से सदन तक संघर्ष करूंगा। सर, लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं आप शिक्षकों को लेकर, वोट को लेकर? शिक्षकों से जहां भी मैं जाता हूं विद्यालयों में, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि शिक्षक एक जमात है। वो सामाजिक पहचान और राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके योग्य, सक्षम, जुझारू, संघर्षशील, समस्याओं की जानकारी रखने वाले, मुद्दों की समझ रखने वाले और काम करने वाले प्रत्याशी को समर्थन दें। और इस कसौटी पर मैं खुद को खड़ा पाता हूं और शिक्षकों से मेरा निवेदन भी है कि भाई एक बार मौका दीजिए। और शिक्षक भी इस बार मूड बना चुके हैं। 5 जिला में एक तरफा, एक मुफ्त समर्थन मेरे साथ है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, चाहे वितरित शिक्षण संस्थान के हमारे विद्वान शिक्षक हों, चाहे संस्कृत वाले हों, चाहे मदरसा वाले हों, चाहे अतिथि शिक्षक हो, जहाँ जहाँ इन तमाम शिक्षकों का एक मुफ्त सहयोग हमको है। और पूरी उम्मीद है कि शिक्षक एक मुफ्त समर्थन दे करके हमको भारी मतों से विजयी बना देंगे। मैं पूरी तरह से इस मामले में निश्चिंत हूँ। धन्यवाद।